रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपया है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे, यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार श्रोताजन, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के एक और सामूहिक प्रयास एम्पावरिंग पेरेंट्स विद टॉकिंग फिंगर्स में मैं सुषमा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह श्रृंखला अपने आप में एक अनोखा प्रयास है उन 16 लेखकों का जिन्होंने इस किताब टॉकिंग फिंगर्स वॉइसेस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स में अपने मन की बात, अपने विचारों को साझा किया है। यह सभी लेखक 8 से 26 वर्ष की आयु श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह हर उम्र से जुड़े अनुभवों को एक साथ एक जगह पर हमारे लिए लेकर आए। इन सभी बच्चों के अभिभावकों और रेडियो उड़ान के सहयोग से आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा यह प्रयास कि ऑटिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अभिभावक जुड़ने जा रहे हैं उनका नाम है सौम्य नारायण श्रीनिवासन। सौम्य नारायण सर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। अपने 24 साल की अनुभव में उन्होंने बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय संगठनों और स्टार्टअप्स के विकसित होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने अपने अब तक के काम से जुड़ी बातों और अनुभवों को आर्टिकल्स और किताब के रूप में भी प्रकाशित किया है। पिता के पद चिन्हों में चलते हुए अदिति सौम्य नारायण, जो कि सौम्य सर की पुत्री हैं, उनका भी रुझान लेखन की तरफ हुआ और उन्होंने अपनी किताबों से जैसे कि बिग थ्रू राइट थ्रू और स्मॉल स्टेप बाय बिग थॉट्स के जरिए हमेशा अपनी सोच को आगे रखा। इसके अलावा अदिति ने टॉकिंग फिंगर्स किताब में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं सौम्य नारायण सर से और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सुषमा जी, पहले धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
तो थैंक यू सो मच। तो सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि अदिति की परवरिश में अब तक का जो आपका सफर रहा है एक पिता के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा बताएं। जरूर। देखिए, जब अदिति पैदा हुई थी तो उसके सारे डायग्नोसिस वगैरह नॉर्मल थे, लेकिन जैसे जैसे अदिति बड़ी हुई तो उसके कुछ माइलस्टोन्स मिस हुए। तब हमने जो थोड़ी चिंता हुई हमको। अगर आप देखोगे तो फैमिली में काफी लोग कहते हैं कि कुछ माइलस्टोन लेट हो सकते हैं, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इसलिए हमने थोड़े दिन वेट किया। उसके बाद हम अपने पीडियाट्रिशियन के पास गए, तो उन्होंने हमको काफी स्पेशलिस्ट के पास रेकमेंड किया। एक चीज अगर आप देखेंगे, और शायद ये इस डिस्कशन में आपको काफी बार सुनने को मिलेगा कि जब अदिति बड़ी हो रही थी 15 साल पहले, उस टाइम में ऑटिज्म की समझ इंडिया में काफी कम थी। तो हम बैंगलोर में रहते हैं, हमने बैंगलोर में नेवी स्पेशलिस्ट हैं, सबसे मुलाकात की। अब क्या होता है, जब बच्चों में ऑटिज्म रहता है, बड़े होने के बाद भी जब ऑटिज्म है तो उनका सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी डॉक्टर के पास जब आप लेके जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास, तो वो लोग दिखाते नहीं। तो काफी स्पेशलिस्ट ने देखा, काफी कुछ बताया, लेकिन एक चीज पक्की थी कि मतलब थेरेपी वगैरह करना पड़ेगा और काफी लॉन्ग टर्म रहेगा करके। तो उसी तरह से हमको जो है पता लगा कि ये ऑटिज्म है। अगर आप माइलस्टोन्स के हिसाब से देखेंगे तो करीब 1.5-2 साल में अदिति ने चलना सीखा। हालांकि वो 10-12 महीने में अम्मा अपा बोलना शुरू किया, उसके बाद उसने ज्यादा बोला नहीं। तो अभी क्या होता है कि स्पीच जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन मानी जाती है हर जगह में। तो उसी को लेके हमको काफी चिंता हुई कि हमने कहा अभी इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग। तो उसका स्पीच थेरेपी वगैरह शुरू किया। और स्पीच थेरेपी में भी वो जब जाती थी तो काफी रोती थी। तो हमको ये नहीं पता लगता था कि वो किस लिए रो रही है, वो थेरेपी कर नहीं पा रही है, या थेरेपी सेशन में लोगों का उसके साथ व्यवहार कैसा है, कुछ हो रहा है। अब वो बोल नहीं सकती, उसके पास कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं था। तो वो काफी जो है चिंताजनक रहती है उस टाइम में कि अभी क्या करना चाहिए। तो उस टाइम में हमको जो है AAC कहते हैं जिसको, या ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, उससे कुछ लोगों ने परिचय कराया। तो मेरी वाइफ ने थोड़ा उसके साथ काम करना शुरू किया। मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत उसका फायदा हुआ, क्योंकि अदिति को काफी टाइम लगा उसको यूज करने में। और कंसिस्टेंटली यूज नहीं करती थी। तो कुछ कहूंगा कि बहुत ही कम, पर कुछ प्रोग्रेस हुआ कि वो कार्ड्स वगैरह दिखाने लगी। कुछ जब भूख लग रही है तो घर में रहती है तो किचन में जाके कुछ दिखा देती थी। तो उस टाइम में फिर स्कूल ढूंढने की बारी आई। तो हमने कहा कैसे स्कूल में डालें, क्योंकि अभी तक तो उसने बोलना शुरू नहीं किया था। 3-3.5 साल का टाइम था उस टाइम में। तो हमने सोचा चलो मॉन्टेसरी स्टाइल में डाल देते हैं, क्योंकि वहां पे जो है करके दिखा के लोग सिखाते हैं, तो शायद थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा, थोड़ा सीख ले। अब लेकिन उसमें भी क्या है कि अभी जब बच्चे लोग घर आते हैं तो आप पूछते हो कैसा हुआ, क्या स्कूल में क्या सीखा। क्योंकि अदिति बोल नहीं सकती थी, तो ये पता करना बहुत मुश्किल था कि वो क्या सीख रही है और उसको क्या समझ में आ रहा है, और हमको क्या करना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम रहता है सभी पेरेंट्स के लाइफ में। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रह सकता है कि अभी क्या करना चाहिए। और मेरी सलाह यही रहेगी कि पेशेंस बहुत जरूरी रहता है इसमें। ये ऐसी चीज नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में बदल जाए, तो काफी पेशेंट रहना पड़ता है उस टाइम में। तो जब वो 6 साल की हुई तो उस टाइम में फॉर्मल स्कूल, बड़े स्कूल, क्योंकि को फर्स्ट क्लास का एडमिशन करना था, तो हमने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं फॉर्मल स्कूल में। तो बड़े से स्कूल में डाला, लेकिन जहाँ पे बड़े से स्कूल में बोर्ड में लिखते हैं देखो सीखो, तो वो बहुत ही परेशान रहने लगी। तो हमने उसको वापस मॉन्टेसरी में डाल दिया कि कम से कम, क्योंकि मॉन्टेसरी में उसने क्या सीख लिया था कि स्कूल जाना, स्कूल में बैठना 3 घंटे तक मम्मी को छोड़ के, और उधर लंच करके आना, तो थोड़ा सा मतलब रूटीन सेट हो गया था। तो हमने कहा कम से कम ये रूटीन अगर सेट हो रहा है और थोड़ा सा मतलब लाइफ स्किल सीख रही है,
तो वो शायद सही डायरेक्शन है। कम से कम कुछ इंडिपेंडेंट होने के लिए उसका हेल्प करेगा। तो काफी दिन मॉन्टेसरी में ही रही, और मॉन्टेसरी की जो डायरेक्ट्रेस थी उन्होंने भी उसके लिए एक अलग से करिकुलम वगैरह किया। जी। तो लाइफ चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी मोड़ हमारी जिंदगी में आई जब अदिति 15 साल की हुई। तो हमने एक नए स्कूल में, ईशानिया इंडिया फाउंडेशन करके बेंगलुरु में है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, और हमने उनको अदिति के बारे में बताया। उनको कुछ उस टाइम में जब उन्होंने एडमिशन के लिए मान लिया था, तो उनको भी कुछ खास अंदाजा नहीं था क्या कर सकते हैं। जी। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ टेक्नोलॉजी आवाज करके एक ऐप, उन्होंने कहा ट्राई करके देखते हैं, जो जिसको टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं। कि अगर आप जैसे कीपैड उसका जो है, जैसे लैपटॉप और हमारे आईपैड वगैरह में रहता है, वैसा ही है। तो उसमें टाइप करेंगे तो वो बोल के बताता है कि क्या टाइप किया है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो मेरी वाइफ ने भी बोला चलो कर लेते हैं करके। तो वो करीब 2-3 महीना लगा। लेकिन जब अदिति एक बार कंफर्टेबल हो गई, उसके बाद जो उसने बोलना लिखना आवाज के थ्रू शुरू किया, जी। हम बिल्कुल हैरान रह गए थे। क्योंकि वो जिस हिसाब से सोचती है, जितना लिख सकती है, हमको मतलब दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि उसने इतना कुछ सीखा है। क्योंकि जो भी उसने देखा, जो भी उसने पढ़ा, वो सब ना सिर्फ उसको समझ में आया था, बट उसको समझ के उसने अपने ही ढंग से उसको एक कहानी की तरह अपने मन में रख लिया। जी। और वो अभी भी बोलती है कि 15 साल तक कहानी लिखना ये सब मैं करती थी, लेकिन अपने मन में खुद ही करती थी, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि बाकियों को कैसे बताऊं। अभी जब आवाज आ गया है ऐप और मैं बात कर सकती हूँ, तो अभी मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। तो पिछले 3 साल में अदिति ने करीब 23 ब्लॉग, 3 किताबें, जिसमें टॉकिंग फिंगर्स एक है, जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। जी। 3 किताबें लिखी है, 2 उसने पूरी अपनी तरफ से लिखी, एक टॉकिंग फिंगर्स में एक चैप्टर उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो यही है अदिति की कहानी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहूंगा कि ये पूरे जो जर्नी थी, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है मेरे वाइफ का रहा है। क्योंकि उनका करियर काफी अच्छा खासा चल रहा, लेकिन जब ये डायग्नोसिस हुआ, हम दोनों को भी ये पता था कि अभी आगे क्या हो। जी। तो उस टाइम में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने पिछले 17-18 साल से पूरी लगन के साथ अदिति के साथ काम किया है। और आप समझ सकते हैं कि 15 साल तक जब कुछ हो नहीं रहा था, तब भी उसने पूरे पेशेंस के साथ कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि कुछ होगा कर। जी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा मेरी वाइफ का ही रहा है। और जो भी सुन रहे हैं, दोनों पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव रहना चाहिए, और कम से कम एक को ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि बच्चे को समझें और उनके लाइफ को एक दिशा दें कि आगे ये क्या कर सकते हैं और क्या। तो वही मैं कहूँगा कि एक समरी है कि अदिति का लाइफ में कैसे बड़े होके यहाँ तक कैसे पहुंची, और कैसा रहा हमारा सफर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये संक्षिप्त में बताने के। ऑफ कोर्स 15 साल की जर्नी है, और मैं एक चीज इससे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपका बड़ा योगदान आपकी वाइफ का था इसमें, तो सबसे चुनौतीपूर्ण जो समय था वो कौन सा था, और आपने उसे कैसे हैंडल किया, कैसे आप उस सिचुएशन से निकले? मैं कहूँगा सबसे बड़ी चुनौती रहती है जब डायग्नोसिस होता है। जी। और ये मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा जिसको कहते हैं साइकोलॉजी जो रहता है माताओं का और पिताओं का थोड़ा सा अलग है। जी। माताओं को ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि इसका कितना टाइम लगेगा। पिताओं को एटलीस्ट हमारे केस में जो है, तो पिताओं को मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दी जो है एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो वो जो टाइम रहता है उसमें दोनों पेरेंट्स को सपोर्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बार जब ऑटिज्म का डायग्नोसिस होता है, ये तो एक स्पेक्ट्रम डिसीज है, तो स्पेक्ट्रम में कहीं पे भी रह सकते हैं। उसके हिसाब से
कैसा प्रोग्रेस होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या सपोर्ट देना चाहिए, सब कुछ डिफरेंट रहता है। हम्म, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। जी। और मैं कहूँ पहले जो 2-3 साल रहते हैं वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ आ, फल असर दिख नहीं रहा। और वैसा ही रहेगा, क्योंकि आ, ये जो है काफी सालों तक करना पड़ेगा इसका असर दिखने के लिए। जैसे मैं बोल रहा था, स्पेक्ट्रम है, किसी किसी बच्चों में जो है 1-2 साल में भी दिख सकता है, लेकिन जिस हिसाब से तो उनका डायग्नोसिस है उसके हिसाब से थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो पहले 2-3 साल जो है काफी चीज ट्राई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो बच्चे को चाहिए वो पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ आजकल कि काफी लोग थिंक करते हैं, अभी अदिति का सक्सेस देख के भी, कि आपका क्या एडवाइस है। मेरा एडवाइस सिंपल है कि मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि हर बच्चे का जो पाथ रहेगा, जो ग्रोथ रहेगा, वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो आप काफी कुछ देखें, काफी कुछ समझें, पर सबसे बड़ी बात अपने बच्चे को देखें और आप डिसाइड करें कि इनको क्या चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा मेरे ख्याल से बच्चे को क्या चाहिए वो कोई और नहीं समझता। तो मैं वही कहूँगा, चैलेंज जो है पहले 2-3 साल में रहेगा, कि आपको उम्मीद रहेगी कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हो जाना चाहिए करके। किसी किसी केस में होगा, किसी में नहीं होगा, लेकिन कोशिश जारी रखें, चेंज जरूर। बहुत बढ़िया। सर, टॉकिंग फिंगर्स, जिस किताब के बारे में हम बात करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे हुआ टॉकिंग? सो जो टॉकिंग फिंगर्स है, ये इनकी जो लेखिकाएं हैं चित्रा जी और पद्मा जी, ये दोनों भी आवाज के साथ काम करते हैं। तो आवाज के लोगों ने उनको हमसे मिलवाया, और हम लोगों ने बात करना शुरू किया। मेरी वाइफ चित्रा और पद्मा के साथ बात करने लगी, जब उन्होंने बोला कि हम 16 बच्चों की स्टोरी, जो अभी इस टाइम में काफी डिफरेंट एज ग्रुप्स में है, जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन के टाइम में, और ये जो उनकी जर्नी है, ये काफी लोगों को प्रेरित कर सकती है, उनको एक दिशा दिखा सकती है, और पूरे समाज को भी ये बता सकती है कि जो ऑटिज्म में है, जो बोल नहीं सकते, ये नहीं सोचे कि वो सोच नहीं सकते। उनकी सोच शायद हमसे भी ज्यादा तेज है, पर हम उनको अगर माध्यम देंगे बताने के लिए तो हमको पता चलेगा कितना सोचते हैं। तो हमको लगा टीम काफी बढ़िया है। और अदिति क्योंकि अभी कम्युनिकेट करने लगी है, तो हमने अदिति से भी पूछा मैं चाहूंगी इस किताब में, तो उसको भी काफी खुशी हुई। तो वहां से शुरू हुई हमारी जर्नी टॉकिंग फिंगर्स के साथ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू इस बारे में, टॉकिंग फिंगर्स के बारे में बात करने के लिए और अदिति के इंटरेस्ट के बारे में भी बात करने के लिए। आपने अदिति के लिए क्या सपने संजोए एज अ फादर? ये अभी 3 साल पहले जब वो बोल नहीं सकते थे, आपने अगर सवाल किया होता तो मैं बोलता कि मेरे क्या ड्रीम्स हैं अदिति के लिए करके। अभी जो है, जब से उसने पिछले 3 साल से लिखना शुरू किया है, वो आवाज को लेके अपना कम्युनिकेशन खुद कर सकती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि वो जो बनना चाहे मैं उसको सपोर्ट करूँ। वो बहुत ही फेमस लेखिका बनना चाहती है, और मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है उसको, कैसे वो पूरी बढ़िया सी एक लेखिका बने, क्योंकि उसका ड्रीम वही है कि मैं और लिखना चाहती हूँ और बड़ी लेखिका बनना चाहती हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ पूरी सपोर्टिव हैं, और हम वो सब कुछ करेंगे जो उसको लेखिका बनने के लिए जो सपोर्ट चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अंत में सर, एक जागरूक और समावेशी समाज बनने के लिए हमारे श्रोताओं को अब क्या संदेश देना चाहें? ये अभी भी मैं बोलूंगा, इंडिया में जो ऑटिज्म की समझ है, जितना लोग इसके बारे में इसको पहचानते हैं, समझते हैं, काफी कम है। क्योंकि आज भी अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लाइट में कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो वो लोग हैंडल नहीं कर पाए, रेलवे स्टेशन में हैंडल नहीं कर पाए। तो ये क्या रहता है कि ये सिर्फ अवेयरनेस के कमी के कारण है, क्योंकि क्या इसमें सोशल एंजाइटी के कारण बच्चे स्पेक्ट्रम में रहते हैं, उनका थोड़ा सा जो व्यवहार रहता है थोड़ा डिफरेंट रह सकता है बाकियों से। तो पहली बात यह है कि हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी कि हम समझें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, और इसमें
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, जी। और अपने बच्चों को भी समझाना शुरू करें, क्योंकि ये जो है पूरी समाज जो है, जिसमें बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, सबको समझना चाहिए। और एक बार अकोमोडेटिव सोसाइटी हम लोग बनाएंगे, जिसको इंक्लूसिव कहते हैं, उसको सही में इंक्लूसिव बनाने के लिए समझ के, उनको सही अपॉर्चुनिटी दे के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये समाज काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ऑटिज्म में रहते हैं उनका, काफी लोगों का, मतलब जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन काफी लोगों का काफी स्पेसिफिक स्किल्स रहता है। कोई मैथ्स में अच्छे रहते हैं, कोई जो है साइंस में अच्छे रहते हैं, जैसे अभी अदिति है वो बहुत अच्छा लिखती है, इंग्लिश में अच्छी है। तो अगर आप ये समझ पाए कहाँ वो लोग बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज दें और इंक्लूसिव समाज बनाएं, तो मेरे को लगता है कि काफी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हमको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है, ये समझने के लिए कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं जी। और सब अलग हैं, और उनमें से वो भी हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं और बोल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, यही नहीं हमको समझना चाहिए कि वो सोच नहीं सकते। उनको भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज दें। आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू काफी उनको बोलने में मदद भी कर सकते हैं। जी। तो अगर हमने ये किया और इंक्लूसिव समाज बनाया, तो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा रहेगा सभी लोग। जी। बहुत बहुत आभार सौम्यनारायण सर, आपने इतने विस्तार में हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी। टॉकिंग फिंगर्स किताब अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अमेज़न पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस ऑडियो के विवरण में आप दिया गया है। एक बार फिर से दानिश जी, रेडियो उड़ान, पद्मा जी और चित्रा जी, जिनके अथक प्रयास का परिणाम है यह किताब टॉकिंग फिंगर्स, का हार्दिक आभार और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स, बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप
फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।